हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, मनी एंड क्रेडिट। इस वीडियो में होंगे नोट्स प्लस ये होने वाली है वन शॉट वीडियो एंड एक एक चीज़ रिवाइज होगी, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो इसमें चैप्टर में आता है वो है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके अंदर सब टॉपिक है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मनी को हमने एक तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया हुआ है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब कोई भी चीज़ अगर हम खरीदते हैं तो हम उसके बदले पैसा देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं वो आपको इसी के कंसेप्ट से समझ आएगा। डबल कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस बेसिकली क्या होता है? इत्तेफाक, ठीक है, कि बाय चांस। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर आपको पर्सन 1 दिख रहा है एंड पर्सन 2 दिख रहा है। पर्सन 1 बोलता है आई विल गिव यू शूज़ फॉर योर वीट। मैं आपके वीट के बदले मैं आपको क्या दूंगा? शूज़ दूंगा। मेरे पास जूते हैं और आपके पास वीट है, तो आप मुझे वीट दे दो, मैं आपको जूते दे दूंगा। तो ये बोलते हैं मुझे तो शूज़ चाहिए ही नहीं ना, मुझे तो कपड़े चाहिए। तो ये अपना वीट नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है। बोलता है कि मैं तो उसको अपना वीट दूंगा ना जो मुझे कपड़े दे सके। तो यहाँ पर तो इसका ये कैंसिल हो जाता है। फिर ये अब यहाँ पर ये बोलता है कि मेरे को शूज़ चाहिए बट मेरे पास वीट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? कोइंसिडेंस है कि जो चीज़ आप बेच रहे हो अगले वाले को वही खरीदनी चाहिए। मतलब उसको ऐसा नहीं, अगर जैसे इसने बोला कि मुझे क्लोथ चाहिए, नहीं, इसके पास जो चीज़ आपको चाहिए वो भी होना चाहिए, और जो आपके पास है, जैसे आपके पास शूज़ है तो उसको शूज़ ही बाय करना है। और जैसे आपको बदले में वीट चाहिए तो आपको वीट भी दे सकता, जैसे ये आपको वीट नहीं दे सकता लेकिन ये दे सकता है, बट इसको चीज़ कुछ और चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। शू मैन्युफैक्चर हैव टू लुक फॉर द फार्मर हु विल बाय हिज शूज़। शू मैन्युफैक्चर को एक ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो उसका जूता भी खरीदे, साथ ही साथ उसको वीट भी दे सके। एंड दिस इज नोन एज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इस चीज़ का एग्जाम्पल करके आप इसको समझा सकते हो। ये चीज़ आपने समझा दी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, हमने इस रीज़न से क्या किया? मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया। बार्टर सिस्टम में भी आपको पता है, वन थिंग के बदले हम दूसरी चीज़ें दिया करते थे, बट दोनों को मतलब दोनों का वो होना चाहिए कि हाँ मुझे भी यही चाहिए और मैं तुमको यही दे रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ द मनी। बिना मनी के हम गुड्स को ये एक्सचेंज करा करते थे। वाई आर द ट्रांजेक्शन मेड इन मनी? अब ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अब इसको कैसे लिखना है आपको समझ आ गया क्यों मनी में ट्रांजेक्शन मेड किए जाते हैं। क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो आप चीज़ बेच रहे हो अगले वाले को वही चाहिए। तो अब पर्सन, तो इसके 3 पॉइंट हो जाएंगे जब आपको ये क्वेश्चन लिखने। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स आएगा तो आप वो लिख सकते हो, बट जब आपको वाई ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी तो आप ये 3 पॉइंट्स आसानी से लिख सकते हो। अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कॉमोडिटीज और सर्विस दैट द पर्सन वांट्स। एक पर्सन जिसके पास मनी है वो इजीली एक्सचेंज कर सकता है मनी को, और फॉर एनी गुड्स सर्विस, कोई भी गुड्स उसको चाहिए, कोई भी सर्विस उसको चाहिए, उसके बदले में वो मनी दे देगा। Money provides a crucial intermediate step and eliminates the need of double coincidence of want. फिर उसके बाद आप डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को जो है ब्रैकेट में भी बता सकते हो कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है। तो मनी क्या करता है? ये जो डबल कोइंसिडेंट वांट है इसको एलिमिनेट कर देता है। मतलब ये ऑप्शन इसी को रिप्लेस करने के लिए ही तो हमने मनी का यूज़ किया है। तो इसीलिए लिखना है क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप ये उठाया गया, ताकि ये चीज़ ना हो कि जो चीज़ आप बेच रहे हो वही अगले को चाहिए हो, ये नेसेसरी है। दस एवरी वन प्रेफर्स टू रिसीव द पेमेंट्स इन द मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर द थिंग्स दैट दे वांट। इसलिए सब लोग हमेशा पेमेंट्स मनी में ही प्रेफर करते हैं, और साथ ही साथ जो भी उनको चाहिए होता है मनी एक्सचेंज करते हैं। और आप इसमें एक ये भी पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको लीगली ऑथोराइज किया है कि कोई भी इंसान जो करेंसी अगर रुपीज़ में देंगे तो वो रिफ्यूज़ हम नहीं कर सकते। इसलिए भी लोग जो है ये कमोडिटीज़ जो अपना एक्सचेंज करते हैं ये मनी के थ्रू एक्सचेंज करते हैं। इंडियन यूज्ड, अब यहाँ पर पास्ट टाइम से क्या होता है, पहले हम ग्रेन्स का यूज़ करते थे, कैटल्स का यूज़ करते थे कि आप मुझे ये सामान दे दो या मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आप इसके बदले कैटल दे दूंगा, अपने गाय या इतना अनाज दे देंगे। द यूज़, फिर ये चीज़ हट गई। फिर द यूज़ ऑफ मेटालिक कॉइन, गोल्ड, सिल्वर, फिर इन चीज़ों के गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सब का कंटिन्यू हुआ। फिर उसके बाद आज जो मॉडर्न फॉर्म्स है, बेसिकली जो पेपर में पूछा जाता है वो यही है क्वेश्चन में कि मॉडर्न फॉर्म्स बताओ मनी के। तो वो होते हैं करेंसी, पेपर नोट्स, आजकल करेंसी चलने लग गई है, पेपर नोट्स, कॉइन्स, तो ये सारी चीज़ें कुछ इस टाइप के जो अर्ली टाइम के जो गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, पंच कॉइन्स होते थे वो आप देख सकते हो। ओके, वाई इज मनी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? उसको क्यों एक्सेप्ट किया गया? पहले तो हमने ये देखा कि क्यों मनी ट्रांजेक्शन मनी में किया जाता है।
ठीक है, अब हम देखेंगे क्यों लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। It is accepted as a medium of exchange because currency is authorized by the government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल रखा है कि ये करेंसी लीगली एक्सेप्टेड है, इसलिए सब इसको एक्सेप्ट करेंगे। कोई भी आप अगर रुपीज़ में आपको मनी दिया जा रहा है तो आप उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। आरबीआई इशूज़ करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ तक कि आरबीआई जो करेंसी नोट्स इशू करती है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे होते हैं। इन सब कारणों की वजह से आप कोई काम करते हो, क्यों करते हो? आप कोई कानून नहीं तोड़ते क्योंकि आपको डर लगता है कि इस चीज़ का कानून बना हुआ है, ठीक है, तो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, गवर्नमेंट ने बोला है लीगली ऑथराइज्ड है कि ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है, तो आप इसको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि बाकी दुनिया भी वही करती है। अगर आपको ज़रूरत होगी तो अगला वाला आपकी ज़रूरत तभी पूरी कर पाएगा जब आप उसको मनी दोगे, ठीक है, तो आपको भी तभी ज़रूरत पूरी करनी पड़ेगी मनी के थ्रू। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज द मनी। As per the Indian law, no other individual or organization is allowed to issue the currency of the India. वैसी बात है, कोई भी ऐसे तो पैसा छाप नहीं सकता, तो सिर्फ इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कोई और आरबीआई के अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं जो है इंडिया की करेंसी इशू करती। नो इंडिविजुअल कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। रुपीज़ में किया गया पेमेंट लीगली कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता। ओके, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, बस इतना ही था, बहुत आसान था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है, ठीक है, उसका एक डेफिनेशन आपको आना चाहिए और फिर उसमें आप लिख सकते हो ट्रांजैक्शंस मेड इन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड मतलब अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, ठीक है, आपका कोई डिमांड है, और डिपॉजिट मतलब जो अभी आपने बैंक में पैसा जमा किया। अब आपने बैंक में पैसा जमा किया, अब आपका मन किया, आपकी डिमांड हुई कि नहीं अब मुझे उस पैसे को निकालना है वापस, मुझे ज़रूरत आन पड़ी है, ठीक है, आपने डिपॉजिट किया और आपने जैसे 1 बजे डिपॉजिट किया, अब आपको अगले ही दिन 1 बजे जो है क्या पता ज़रूरत आ गई, तो आपने वापस गए बैंक में अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए। इसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। मतलब अर्जेंटली आप कभी भी अपना पैसा डिपॉजिट करने के बाद विड्रॉ कर लेते हो अपनी डिमांड पे, कभी भी। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 दिन में, आपको 3 महीने में भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ऐसे, ठीक है। आपने उसको जमा करवाया था जैसे 5 ईयर्स के लिए, फॉर कितने भी ईयर्स के लिए, ठीक है, बट आपको एकदम अर्जेंटली रिक्वायर्ड हो गया तो आपने निकाल लिया। तो बस ऐसे ही इसकी डेफिनेशन बन जाती है, डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन द डिमांड। जो भी आपने बैंक अकाउंट में अपना पैसा डिपॉजिट किया है उसको जब आप अपनी डिमांड पे विड्रॉ कर लेते हो तो इस डिपॉजिट को हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। एग्जाम्पल हो गया चेक। अब क्या होता है कि आपके बैंक में पैसा जमा है, ठीक है, आपको पैसा जैसे अर्जेंटली आपने कुछ भी काम किया, आप चलो हॉस्पिटल में आपका काम है, तो आपने अर्जेंटली चेक बनाया और जो है डॉक्टर को दे दिया। वो डॉक्टर जब भी चेक जो है बैंक में जाके देगा एंड आपके अकाउंट से उसके अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। चेक क्या होता है वो भी हम अभी पढ़ेंगे। ये रहा चेक। व्हाट इज़ अ चेक? इस तरीके की कुछ चेक का जो फिगर होता है जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, तो हमने यही वाला यूज़ किया है, इसी से हम समझेंगे पूरा चेक का स्ट्रक्चर। चेक एक पेपर इंटरेस्टिंग बैंक होता है एंड ये हर एक इंसान को चेक बुक दी जाती है, उसका अकाउंट नंबर, बैंक नंबर, कोड सब कुछ होता है। तो एक पेपर होता है, पेपर इंटरेस्टिंग होता है, इंस्ट्रक्टिंग होता है। आप अगर एक इंसान उसको जाके बैंक में देगा तो बैंक को पता चल जाएगा कि किस अकाउंट से किस अकाउंट के पर्सन में हमें पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो इट इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट, एक पर्सन के अकाउंट से टू द पर्सन इन द हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड, जिसके नाम पे चेक बनाया गया है। तो जो बैंक है वो समझ जाएगा कि इस आदमी के बैंक से हमें, वैसे आदमी से नहीं नोटिफाई होता कि हाँ हमें जैसे नाम लिखा है, जैसे लिखा है राम, तो देयर आर मैनी राम, ठीक है, तो उनका जो स्पेसिफिक अकाउंट नंबर होगा, जो अकाउंट कोड होगा, उससे जो है पैसा ट्रांसफ़र होता है। तो इट इज़ अ पेपर इंटरेस्टिंग बैंक। पेपर होता है सिंपल सा जिसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट लिखी होती है, तो बैंक उस अमाउंट को क्या करता है, जिसके नाम पे चेक है उसके बैंक अकाउंट से लेकर दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। और इसमें मनी का यूज़ नहीं होता, डायरेक्ट आपका कैश का जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, कुछ इस तरीके का होता है। अकाउंट नंबर आपका लिखा होता है यहाँ पर, और पे प्रेम कुमार लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा था कि जिसके भी नाम पर चेक बना हुआ है, जिसके नाम पर चेक बना है उसके अकाउंट से पैसा निकलेगा। एंड यहाँ पर बैंक का ब्रांच कोड है इस तरफ, और चेक का नंबर होता है, सबका चेक का नंबर अलग अलग होता है, इसलिए सबको चेकबुक इशू करवाई जाती है, और ये कोडिंग होती है जो बैंक यूज़ करता है। ओके, एंड यहाँ पर आपको रुपीज़ लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो यहाँ पर 2 लाइनें कर दी जाती है ना ये लिख के, इसका मतलब ये होता है कि इंसान जब चेक देगा तो
उसके हाथ में पैसा नहीं देना है, बस पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, उसको हैंड बाय हैंड मनी नहीं देना है। ओके, मतलब मनी जैसे उसने चेक जमा किया कितने अकाउंट में 57, तो बैंक ने उसको 57,000 रुपीज़ कैश निकाल के दे दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो बस उसके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा और यहाँ पर आपका सिग्नेचर। ओके, द फैसिलिटी ऑफ द चेक अगेंस्ट अ डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल द पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ द कैश। बिना कैश का यूज़ किए आप जो है अपना पेमेंट सेटल कर सकते हो। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी, डिपॉजिट आर क्लोजली, ये चीज़ यहाँ पर फिर से आई है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि आजकल मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, करेंसी है, डिपॉजिट है, आर क्लोजली लिंक टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। ओके, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के क्या क्या आज नए हैं, जैसे आप करेंसी लिख सकते हो, आप रुपीज़ आप करेंसी लिखोगे, कैश लिखोगे, एंड साथ में आप चेक का भी नाम दे सकते हो, क्योंकि ये भी आज का मॉडर्न तरीके का है जिससे आप मीडियम एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज किया जाता है, जिसमें बहुत सारे मॉडर्न फॉर्म्स आ गए हैं मनी के, उसमें करेंसी आता है, कैश आता है एंड चेक आता है। अब हम बात करेंगे लोन एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक। लोन काम कैसे करती है, मतलब एक तरीके से क्या करती है, बैंक आपका पैसा लेके आप सेफ रखती है, और जो है दूसरे लोगों को, जो बोरोवर्स होते हैं, बोरोवर्स तो पता ही है ना, जो पैसा मांगने आए हैं, उनको बैंक पैसा दे भी देती है। तो बैंक के पास कहाँ से पैसा आता है, उनके पास भी तो कहीं पैसा बचना चाहिए ना। तो क्या होता है कि अब देखो, समझ लो ये बैंक है। ओके, अब यहाँ पर एक डिपॉजिटर आया, इसने बोला कि मेरे 10 लाख रुपए आप जमा कर लो। बैंक ने पीपल में एक डिपॉजिट, बैंक ने इसके 10 लाख रुपए जमा कर दिए। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये डिपॉजिटर बैंक में आके पैसा जमा कर रहा है तो कुछ ट्रस्ट के साथ जमा कर रहा होगा। तो बैंक बोलती है कि आपने हमारे बैंक में आके पैसा जमा किया है, तो हम आपको इसके बदले में, आप जब आओगे तो 10 लाख हम आपको 5% इंटरेस्ट भी देंगे, मतलब 5% पैसा और देंगे। ओके, तो पीपल मेक द विड्रॉ और गेट रेंट। तो इनको जब ये पैसा जमा करते हैं तो इनको अपने पैसे के साथ साथ एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इन्होंने जमा किया है। ठीक है, इन्होंने बोला हम 5% इंटरेस्ट देंगे आपको, क्योंकि आपने हमारे पर ट्रस्ट करके हमारे बैंक में पैसा जमा करवाया है। ओके, तो अब बोरोवर क्या होता है, यहाँ पर बोरोवर आपको दिख रहा है, बोरोवर बोलता है कि मुझे आप ना 5 लाख रुपए दे दो, चलो ये भी 10 लाख मांग रहे हैं। ओके, 5 लाख, वो तो मुझे 5 लाख रुपए दे दो। तो पीपल टेक लोन्स, लोगों ने लोन लिया बैंक से। अब लोन लेने पे क्या होता है, बैंक क्या करती है, इन्होंने बोला था कि हम आपको 5% इंटरेस्ट वापस देंगे, और इन्होंने बोला कि हम आपको मुझे 5 लाख रुपए दे दो, तो बैंक ने इनके ऊपर इनका डबल इंटरेस्ट रेट चार्ज किया, 10%। बैंक जो है जितना इन्होंने डिपॉजिटर पे चार्ज किया होता है उसका डबल ये इन लोगों पे चार्ज करती है, 10%। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 10 लाख बोल दिया हूँ तो हम समझ लेते हैं कि डिपॉजिटर 5 लाख जमा करने आया था और बोरोवर 5 लाख निकालने आया था। इसने अपने 5 लाख जमा किए बैंक में, बैंक ने बोला मैं 5% एक्स्ट्रा दूंगा। ठीक है, आपको 5 लाख पे 5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, जितने साल के लिए भी वो रख रहा है। लोन लिया, अब उन्होंने बोला कि जब आप लोन वापस देने आओगे, जब आप ये पैसा वापस देने आओगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा पैसा ये देना पड़ेगा। ठीक है, आपको वो भी पैसा देना पड़ेगा, बट 10% आपको रीपे करना पड़ेगा। अब ये जो इन्होंने 5% चार्ज किया और जो 10% इनसे लिया, ठीक है, 5% तो इनको वापस लौटा दिया। ये जो 10% बोरोवर ने दिया, बोरोवर ने कितना दिया था, 10% दिया था, उसमें से 5% इन्होंने इसको वापस कर दिया और 5% अपने पास रख लिया। तो इस तरीके से वो अपना फ़ायदा निकालते हैं। अब इसको लिखना कैसे है, बैंक कीप अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज अ कैश विद देमसेल्फ। अब बैंक करती क्या है, जब वो 5 लाख जमा करने आए थे तो इन्होंने क्या किया कि उस 5 लाख में से कुछ पोर्शन, जैसे समझ लो 3 लाख अपने पास रख लिए, और वो 3 लाख जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का पैसा, उन्होंने 3 लाख लेकर दूसरों को लोन दे दिया। ठीक है, अब जब वो इंसान वापस लोन करेगा इंटरेस्ट के साथ, तब जो है बैंक आपको वापस पैसा वापस कर देगा एक्चुअली। अब इसको लिखना किस तरीके से, आई होप आपको समझ आया होगा। बैंक मेक अ यूज ऑफ डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। बैंक डिपॉजिट इसलिए करवाती है ताकि लोगों की लोन की रिक्वायरमेंट्स वो पूरी कर सके, क्योंकि लोन, अब जैसे किसी को 5 लाख रुपए चाहिए तो बैंक के पास कहाँ से आएंगे 5 लाख रुपए, किसी ने जमा करवाए होंगे, वही उठा के दे देंगे। ठीक है, तो और उनसे इंटरेस्ट ले लेंगे। बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड डिपॉजिटर एंड दोज हु आर इन द नीड्स ऑफ द फंड। बैंक दोनों तरफ से काम करती है और अपना जो पैसा है वो वैसे ही बनाती है, डिपॉजिटर और बोरोवर दोनों से। डिपॉजिटर जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बोरोवर जिसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो अपना ऐसे उसके बीच में रहती है, एकदम मीडिएट में,
वो वैसे ही अपना, जैसे हमने बताया था कि जब बोरोवर जो है 10% इंटरेस्ट वापस करने आएगा अपने लोन के पैसे के साथ, 10% में से 5% डिपोजिटर को दे दिया और 5% खुद रख लिया। बैंक चार्ज अ हाई इंटरेस्ट ऑन द लोन फ्रॉम द बोरोवर। ऑब्वियसली बात है, ये तो हमने भी पढ़ लिया कि बोरोवर पे बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज होता है, तभी तो बैंक अपना भी पैसा बनवा पाएगी और दे भी पाएगी डिपॉजिटर को। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम हुआ क्या? द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर, जितना भी पैसा उन्होंने बोरोवर पे लगाया है, एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको, वही उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है। डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर। अब यहाँ पर हम देखेंगे टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद द मनी, गुड्स एंड सर्विस इन रिटर्न फॉर द प्रोमिसेस ऑफ द फ्यूचर पेमेंट। और एक लेंडर जो है बोरोवर को पैसा देता है और पैसे में वो कुछ भी दे सकता है, मनी, गुड्स, सर्विस, कोई भी कुछ भी प्रोवाइड कर सकता है, और फिर बाद में बोलता है कि ये मेरा बाद में फ्यूचर पेमेंट है। तो इसको हम कहते हैं क्रेडिट। ये हो गई क्रेडिट की डेफिनेशन। आपको क्रेडिट की डेफिनेशन आएगी तो आप लिख सकते हो, इट रेफर टू दैट द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद द मनी, गुड और सर्विस इन रिटर्न की, और जो अगला वाला इंसान है जो बोरोवर है वो प्रॉमिस करता है कि हम फ्यूचर में आपको ये अपना जो मनी, गुड, सर्विस जो भी है हम आपको वापस कर देंगे। अब हम यहाँ बात करेंगे दो केस की समझने के लिए, जस्ट हम समझने के लिए, बाकी स्टोरी आपको आती नहीं है। केस ऑफ सलीम हम देखेंगे। In case of Salim, credit help him to meet ongoing expenses of the production and complete a production on time and thereby। अब आपकी बुक में ये एक स्टोरी है बेसिकली। सलीम को जैसे कुछ पैसे चाहिए होते हैं ताकि वो अपना जो खेत वगैरह है उसको वापस, जैसे उसमें क्रॉप उगा सकते, उसके लिए सीड्स खरीद सके, फर्टिलाइजर्स खरीद सके, तो ये सब खरीद सके, तो वो लोन लेता है। एंड लोन लेने के बाद वही सब खरीदता है, अपनी मेहनत करता है, जो प्लांट होता है वो उगते भी हैं, क्रॉप्स उगते हैं, एंड फिर बाद में वो अपने उनको बेच के वापस बैंक को जो लोन है वो वापस कर देता है। सलीम के केस में क्या होता है, जो लोन है उसने पॉजिटिव की तरह एक्ट किया, मतलब और उसके जो खर्चे हैं उसको कंप्लीट किया। उसको चाहते तो वो, अगर उसकी सोचो फसल ना उगी होती तो वो क्या हो सकता था कि तो वो वापस ना लौटा पाता और वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता, मतलब एक तरीके से ट्रैप्ड हो जाता, उसका फिर ज़मीन उसकी हड़प ली जाती, ये सब उसके साथ हो सकता था। अभी हम दूसरे केस में देखेंगे। बट यहाँ पर क्या हुआ, उसके जो ऑन गोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन के, उसके सारे खर्चे पूरे हो गए, उसने टाइम पे लोन कर दिया, सब कुछ हो गया और उसकी अर्निंग भी बढ़ गई। क्रेडिट देयरफॉर प्ले द वाइटल एंड द पॉजिटिव रोल। यहाँ पर एक तरीके से पॉजिटिव रोल प्ले किया। आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि गिव द सिचुएशन जिसमें पॉजिटिव क्रेडिट एक तरीके से एज अ पॉजिटिव और एज अ नेगेटिव भी एक्ट करता है। तो पॉजिटिव में आप इस चीज़ का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। इस केस में क्या हुआ कि सलीम को जो है लोन ने पहले से बहुत ही बेटर बना दिया। अब हम देखेंगे केस ऑफ स्वप्ना। अब स्वप्ना क्या होता है, वो भी लोन लेती है बट वो लोन नहीं कर पाती, क्योंकि लोन नहीं चुका पाती क्योंकि उसके जो प्लांट्स हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं। अब वो उन ख़राब प्लांट्स को तो बेच नहीं सकती, तो वो लोन नहीं दे पाती है। फिर धीरे धीरे उसकी ज़मीन ले ली जाती है एंड ऑल दिस हैपन। तो फेलियर ऑफ क्रॉप मेड अ लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। क्योंकि क्रॉप का फेलियर हो गया था इसलिए लोन का रीपेमेंट करना इम्पॉसिबल था। क्रेडिट इंस्टेंट, इस केस में स्वप्ना को क्रेडिट ने, लोन ने हेल्प करने की वजह, उसकी अर्निंग्स को इम्प्रूव करने की वजह, उसको पूरा डेब्ट ट्रैप में फंसा दिया, उसका काम उससे छिन गया, उसकी लैंड भी छिन गई। शी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू रीपे द लोन। अपनी उसको ज़मीन बेचनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ लोन चुकाने के लिए। Whether the credit would be useful or not, it depend upon the risk in the situation। कौन सी सिचुएशन में आप, अगर कुछ लोग क्या करते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी लोन लेते हैं। अब वो बिजनेस किसी किसी का वर्क कर जाता है, किसी किसी का नहीं वर्क करता, तो ये सब चीज़ें हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्रेडिट आपका पॉजिटिव एक्ट करेगा और नेगेटिव। रीपेमेंट ऑफ लोन इज यूजुअली डिपेंडेंट ऑन इनकम फ्रॉम फार्मिंग। एक्सप्लेन। अब देखो, जो फार्मिंग में देखें तो लोन की रीपेमेंट तो फार्मिंग पे ही डिपेंड होती है। अगर फसल अच्छी हुई, अभी तो हमने 2 केस देखे, तो हम वापस कर देंगे, लोन का रीपेमेंट हो जाएगा, बट नहीं हुई तो नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर। इन द रूरल एरिया डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। अगर कोई गरीब आदमी, कोई फार्मर नहीं, अगर कोई भी गरीब आदमी एक गाँव से आ रहा है, तो मेनली हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ये जो लोन ले रहा है वो किस लिए ले रहा है, ताकि वो सीड्स, फर्टिलाइजर्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इक्विपमेंट्स, ये सब खरीद सके और अपना क्रॉप प्रोडक्शन कर सके। वो इसीलिए आ सकता है। मोस्टली इन रूरल एरिया डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर, इसीलिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फार्मर यूजुअली टेक द लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन। फार्मर्स क्या करते हैं, सीजन के स्टार्टिंग में लोन लेते हैं एंड हार्वेस्टिंग के बाद
जब उनका क्रॉप फसल कट जाती है, उसको बेचने के बाद जब उनके पास पैसा आता है तो दे डू द रीपेमेंट ऑफ द लोन। तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट एक्सप्लेन करके आप बता सकते हो कि रीपेमेंट ऑफ लोन इस तरीके से डिपेंडेंट है। या फिर आप दोनों जो केस ऑफ सलीम और केस ऑफ स्वप्ना भी बता सकते हो, बट अगर वो ज़्यादा नंबर में आएगा तो। अब हम बात करेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट की। ओके, क्या क्या टर्म्स होते हैं, जैसे किसी ने कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, वैसे क्रेडिट की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ द रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइजेस व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में ये आता है कि अगर मैं आपको लोन दे रही हूँ तो मैं उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करूँगी। इंटरेस्ट रेट किसके बेसिस पर होगा? इंटरेस्ट रेट होगा कि आप कितने साल के लिए मुझसे जो है लोन मांग रहे हो। जैसे लोन उसने बोला कि मैं 5 साल के बाद चुका दूँगा, तो 5 साल तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होता है, तो 5 साल के बाद मैं बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करूँगी, तो उसको वो एग्री करना पड़ेगा। फिर कोलेट्रल, अब उसने बोला कि क्या पता वो जो ये पैसे है वापस ना करे, तो इसलिए उसको अपना घर, उसका कुछ भी व्हीकल, कुछ भी गिरवी रखना पड़ेगा, तो ये है कोलेट्रल। फिर डॉक्यूमेंटेशन, कुछ उसको डॉक्यूमेंट पेपर वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कुछ गरीब, क्योंकि उनको ये पेपर वर्क नहीं समझ आता, तो ये लोग नहीं लेते हैं बैंक से लोन, और किसी ज़मींदार वगैरह से लोन ले लेते हैं, तो ज़मींदार लोग तो इनकी फिर पूरी ज़मीन वगैरह हड़प लेते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि डॉक्यूमेंट बैंक में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंट पेपर वर्क होता है। अब मोड ऑफ रीपेमेंट, कि आप जो है रीपेमेंट कैसे कर रहे हो। अब जैसे वो इंसान से हमने पहले ही पूछ लिया कि आप कैश में रीपेमेंट करोगे या कुछ ना कुछ जैसे सेल करके, तो वो बोलता है कि नहीं, मैं अपना घर ऐसे ये रखता हूँ, दे दूंगा आपको ये कुछ, या फिर मैं आपको कैश रिटर्न कर दूंगा। तो ये सब टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे एक एक चीज़ की बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट, बोरोवर मस्ट पे, और कुछ नहीं, जो समझाया था वही लिखा है। बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, जो पैसा उसने लिया था प्लस साथ में जो इंटरेस्ट रेट, वो उसको वापस करना पड़ेगा। कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल इज एन असेट दैट द बोरोवर, एक तरीके से तो फायदा ही हुआ ना, मतलब जो बैंक वाला है उसके पास, उसके तो फायदा ही हुआ कि बोरोवर जो भी चीज़ ऑन करता है, मतलब जो भी उसके नाम पर है, जैसे बिल्डिंग है, व्हीकल है, लाइफ स्टॉक है, कुछ भी, लाइफ स्टॉक यानी कोई गाय, कोई भैंस, कुछ भी, डिपॉजिट विद बैंक्स, कुछ भी अगर उसने करा रखा है, मतलब डिपॉजिट विद बैंक मतलब उसके बैंक में जितना कैश है वो सब, उनमें से कोई भी चीज़ उसको क्या करनी पड़ेगी, एज अ गारंटी रखनी पड़ेगी कि अगर मैं नहीं रीपे करवा पाया तो मैं, आप मेरा ये चीज़, जो बिल्डिंग, व्हीकल, कुछ भी आप ले सकते हो। डॉक्यूमेंट, ऑल द पेपर वर्क दैट इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन द लेंडर हैज़ अ, अब ऑब्वियसली बात है, किसी को बोल देने से तो होता नहीं है, पर्टिकुलरली इसका डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उस पर साइन करवाया जाता है कि अगर आप, इफ़ यू विल फेल टू रीपे द लोन तो द लेंडर हैज़ अ राइट टू सेल द असेट। तो जो लेंडर है, जिसने आपको पैसा दिया है, वो आपका कोई भी चीज़ जो ओन कर रहा है, जो आप ओन कर रहे हो, जो आपने पेपर में लिखी है, वो बेचकर उसमें से आप पैसा निकाल सकता है। मोड ऑफ रीपेमेंट, अब रीपेमेंट कैसे हो सकती है? तो होता है कि इंस्टॉलमेंट में, लमसम कैश में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, जैसे बताया कि लोग कुछ भी बोलते हैं कि हाँ हम आपको कैश रिटर्न कर देंगे, इंस्टॉलमेंट में हम आपको पैसे दे सकते हैं ना, गोल्ड, ये। अब हम बात करेंगे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। इंडिया में जैसे बैंक्स वगैरह होते हैं, तो ये किस तरीके से वर्क करते हैं, किसके अंडर में वर्क करते हैं? फॉर्मल सेक्टर है, मतलब लोन लेने का फॉर्मल तरीका, जैसे आप बाकायदा बैंक में जा रहे हो, पेपर वर्क, इंटरेस्ट रेट सब कुछ कर रहे हो। एक होता है इनफॉर्मल तरीका, कि अब जैसे कोई गरीब है, वो नहीं जा सकता बैंक में, या बैंक अवेलेबल नहीं होते हैं कभी कभी रूरल एरियाज़ में, तो वो ज़मींदार के पास जाता है, ज़मींदार से बोलता है कि मैं आपकी ज़मीन पे काम करूँगा, आप बस मुझे इतने पैसे दे दीजिए, तो मैं अपनी भी ज़मीन में और आपकी भी ज़मीन पे काम करूँगा। तो इस तरीके से कुछ होता है। तो फॉर्मल सेक्टर ये चीज़ हो गई, बैंक्स वगैरह, और इनफॉर्मल सेक्टर होगा जैसे मनी लेंडर, आप फ्रेंड, आप अपने किसी फैमिली या रिलेटिव से पैसा ले लेते हो तब। ओके, फॉर्मल सेक्टर, loans from the bank and cooperative reserve bank of India supervises the functioning of the formal sources of the loan। अब होता क्या है कि जब आप बैंक्स, कोऑपरेटिव से लोन लेते हो, बेसिकली हर एक बैंक पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नज़र होती है कि वो सही तरीके से लोगों को लोन दे रहा है, नहीं दे रहा है, बट कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है हम देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, मोस्टली ने बहुत बार पूछा जाता है, या तो ये पूछा जाता है कि फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, कैसे आरबीआई जो है लोन को देखता है, क्रेडिट मेंटेन करता है, या फिर ये पूछा जाता है कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में डिफरेंस बताओ। तो सबसे पहले हम फॉर्मल सेक्टर देखते हैं। आरबीआई मॉनिटर्स बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग द कैश बैलेंस, जितना भी कैश बैलेंस होता है उन सबको मेंटेन करना, उन सबको मॉनिटर करना, देखना,
ये सब काम आरबीआई करती है. आरबीआई सीज दैट द बैंक गिव लोन not just to make profit making business traders but also to small cultivators, small scale industry. आरबीआई ये चीज़ देखती है कि जो बैंक है वो सिर्फ उन लोगों को लोन ना दे जिनके पास पैसा ही पैसा है, बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेडर्स, बट जो गरीब लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जो स्मॉल स्केल कल्टिवेटर्स हैं, उन सबको भी पैसा दिया जाए. ये सब जो है वो मॉनिटर करती है. बैंक हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू होम एंड व्हाट इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा. हर एक बैंक को आरबीआई में रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कि कितना पैसा वो किसको दे रहे हैं और कितने इंटरेस्ट पे दे रहे हैं. ओके, तो इस तरीके से हुआ नहीं है फॉर्मल सेक्टर. ठीक है, मतलब कोई इनको देखने वाला है. अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल सेक्टर की. आप किसी भी अपने फ्रेंड रिलेटिव से ले रहे हो या फिर आप मनी लेंडर से पैसा ले रहे हो. ओके, लोन्स फ्रॉम द मनी लेंडर, ट्रेड एम्प्लॉयर. उसमें अब जैसे हम डिफरेंस की बात करें तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट एक तरफ और इनफॉर्मल सोर्सेज के लिए क्रेडिट एक तरफ. फॉर्मल में आपने लिखा कि हम जो पैसा लेते हैं वो बैंक से लेते हैं और एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट में लेते हैं, लेकिन इसमें जो है इनफॉर्मल में हम लोन्स जो है मनी लेंडर्स, ट्रेड एम्प्लॉयर से लेते हैं. वहाँ पर फॉर्मल में एक ऑर्गेनाइजेशन थी आरबीआई, वो हर एक बैंक को सुपरवाइज कर रही थी, देख रही थी, चेक कर रही थी. बट यहाँ पे इनफॉर्मल में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई नहीं देख रहा, कोई आपको सुपरवाइज नहीं कर रहा आपकी क्रेडिट क्या जो भी एक्टिविटीज़ है लेंडर्स की. ठीक है, तो ये जो दो डिफरेंस है इतने ही पूछे जाते हैं. बट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्यों कुछ कोई नहीं देख रहा. द हाई इंटरेस्ट रेट इज हाई मीन्स अ लार्ज पार्ट. और यहाँ एक और डिफरेंस है कि जो बैंक होते हैं वो एक पर्टिकुलर रीजनेबल इंटरेस्ट पे आपको जो है पैसा ले देते हैं. बट कभी कभी जो मनी लेंडर जो इनफॉर्मल है उसमें आपको हाई इंटरेस्ट में पैसा दिया जाता है, आपके ऊपर बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है. The high interest is a high means a large part of the earning of the borrower is used to repay the loans and therefore it leads to debt trap. अब इनफॉर्मल में किसी मनी लेंडर से किसी से भी पैसा उधार लिया, उसने बोला कि मुझे इतने ब्याज के साथ आप करना, तो क्या पता आपकी उतनी अर्निंग ना हुई हो और अगर हुई भी हो तो उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा आपको उसको वापस रीपे करने में निकल जाए. तो इससे तो आपकी तो कुछ कमाई हुई नहीं, तो आप डेब्ट ट्रैप में फंस गए. तो बेसिकली इस पॉइंट से यही पता लगता है कि इनफॉर्मल में हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है. लेंडर यूज अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक. और यहाँ तक कि लेंडर जो है बहुत गलत तरीके मनी बैक अपना पैसा वापस लेने के लिए करते हैं. जैसे बैंक क्या करता है, बैंक यूजेस अ कोलेटरल, बोलते हैं कि आप ये चीज़ अपनी गिरवी रख दो, ठीक है, हम इसको बेच के अपना पैसा वापस ले लेंगे. बट दे यूजेस द अनफेयर मीन्स. ये डिफरेंस होगा. टोटल 4 डिफरेंस यहाँ पर हो गए. वट कैन बी डन टू इम्प्रूव द सिचुएशन इन द इनफॉर्मल सेक्टर. हम इनफॉर्मल सेक्टर की सिचुएशन ऑब्वियसली देख रहे हो कि कितनी ख़राब है, तो हम क्या कर सकते हैं. प्रॉब्लम्स नहीं पूछिए, हम यहाँ क्या कर सकते हैं. बैंक्स एंड कोऑपरेटिव नीड टू लेंड मोर. ऑब्वियसली बात है, बैंक्स और कोऑपरेटिव को, किसी भी बैंक को जो है हर स्मॉल कल्टिवेटर, हर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रिस्ट को पैसा देना चाहिए, बैंक उनको लोन देना चाहिए. दिस लेड टू हायर इनकम एंड मैनी पीपल कुड बोरो चीपली फॉर द वेराइटी ऑफ द नीड्स. इससे पैसा उनका हायर इनकम जनरेट होगा और बहुत सारे लोगों को भी आसानी से, मतलब वो बहुत कम इंटरेस्ट पे बैंक से लोन ले पाएंगे. ऑब्वियसली बात है, अगर एक इंसान बैंक से लोन लेके सक्सेसफुल बनेगा तो वो दूसरे को भी बताएगा. ठीक है, तो दे कुड ग्रो द क्रॉप्स एंड डू बिजनेस सेटअप स्केल इंडस्ट्री. अगर फार्मर है तो वो अपना क्रॉप उगा सकता है, बिजनेसमैन है तो बिजनेस कर सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है. देयरफॉर चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्री. अगर आपको कंट्री की डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड इट एड द वैल्यू टू द नेशनल इनकम. जब आप ये काम करते हो तो इससे नेशनल इनकम की वैल्यू भी बढ़ती है. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, हु गेट व्हाट, किसको क्या मिलता है. ये आपको एक ग्राफ दे रखा है. ऑफ ऑल द लोन्स टेक बाय द अर्बन हाउस होल्ड्स व्हाट परसेंटेज वॉज फॉर्मल एंड व्हाट परसेंटेज वॉज इनफॉर्मल. अब जो यहाँ पर आप ब्लू वाला हिस्सा देख रहे हो, दिस वन इज ब्लू. परसेंट ऑफ लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर. कितने लोग हैं जो इनफॉर्मल, बस आपको ब्लू वाला याद रखना है कि कितने लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, मतलब इनफॉर्मल ज़मींदार फ्रेंड. देखो, अगर एक पुअर घर का हाउस होल्ड है, मतलब एक गरीब घर है, तो वो बैंक से बस 15% लोन लेता है, बाकी 85% वो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, इन सब से लेते हैं. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की हाउस होल्ड्स विद अ फ्यू एसेट. अब जैसे एक घर है जिनके पास हाँ खाने के लिए भी है, पहनने के लिए भी है, काम भी है उनके पास, बहुत अच्छा है, मतलब पुअर से तो उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी. तो वो क्या करते हैं, 53% 47, मतलब इसमें तो ठीक है, इक्वल है कि हाँ कुछ इनफॉर्मल से लेते हैं और कुछ फॉर्मल से लेते हैं. ठीक है,
अब जैसे हमने देखा था ब्लू वाला इनफॉर्मल से, तो 53, अभी भी इसमें रेशियो परसेंटेज ज़्यादा है, अभी भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनफॉर्मल से ही लोन ले रहे हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव, इन सब लोगों से। अब हम बात क्या करेंगे वेल ऑफ हाउस होल्ड्स की, ठीक है, जो एकदम और थोड़ा अमीर टाइप का है, ठीक है। तो वेल ऑफ हाउस होल्ड्स में आ जाता है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो 72% लोग फॉर्मल बैंक से लोन लेते हैं। मतलब आप कंडीशन देख रहे हो कैसे कैसे इंप्रूव हुई है। पहले जब जो गरीब इंसान है बस उसमें से 15% लोग ही बैंक से लोन लेते हैं, फिर 47, फिर 72 जो अमीर घर के होते हैं वो मोस्टली बैंक से ही लोन लेते हैं, ठीक है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो घर से किसी इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले लिया। फिर बाद में आता है रिच हाउस होल्ड। रिच हाउस होल्ड में 90% लोग, मतलब सबसे ज़्यादा रेशियो 90% लोग बैंक से लोन लेते हैं। तो इससे हमें पता लगा कि किसको क्या मिलता है। ओके, मेजोरिटी ऑफ पुअर हाउस होल्ड्स गेट लोन्स फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। आपने यहाँ पर देखा कि कितने पुअर हाउस होल्ड, मतलब 85% लोग जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, और रिच हाउस होल्ड में एकदम अमीर घराने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक से ही लोन लेते हैं। तो प्रॉब्लम यही तो अराइज हुई कि रिच हाउस होल्ड आर अवेलिंग चीप क्रेडिट फ्रॉम द फॉर्मल लेंडर्स। अब एक अमीर घर का आदमी जाता है, ठीक है, वो आसानी से देखा, मैंने अभी आपको बताया था कि इनफॉर्मल में बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा। तो एक अमीर घर का इंसान जाता, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, एक फार्मर बैंक में इसलिए नहीं जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी वो प्रॉब्लम्स हम आगे देखेंगे, क्या पता बैंक ही ना उसके गाँव में, दूसरी चीज़ क्या पता उसको पेपर वर्क ना समझ आता, उसको इंग्लिश ना समझ आती हो, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो बैंक से लोन क्यों नहीं ले रहा है। बट एक अमीर घर का इंसान जाके बैंक से लोन ले रहा है एक अच्छे रीजनेबल इंटरेस्ट पे, ठीक है, जाके लोन ले रहा है। तो रिच हाउस होल्ड आर अवेयरिंग चीप क्रेडिट, बहुत ही चीप क्रेडिट उनको मिल जा रहा है फ्रॉम फॉर्मल लेंडर्स, वेयर एज पुअर हाउस होल्ड हैव टू पे अ लार्ज अमाउंट फॉर बोरोइंग। बट अगर वो जो इन पुअर लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। ओके, तो आपको जो दो क्वेश्चन अभी तक मैंने जो मेन बताया वो ये है। सबसे पहला तो आरबीआई क्यों मॉनिटर करता है वो वाला, और दूसरा डिफरेंस, ये चीज़ें। फॉर्मल सेक्टर मीट्स ओनली हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट्स नीडेड बाय द रूरल पीपल। फॉर्मल सेक्टर मीट, अब जैसे जो बैंक्स वगैरह हो गए, जो गरीब आदमी है, समझ लो 100 पीपल हैं, ठीक है, 100 पीपल गांव के लोग हैं, उसमें से बैंक सिर्फ 50 लोगों की ही डिमांड पूरी कर, 50 लोगों को ही लोन दे पाता है। ओके, बाकी किसी भी कोई कुछ भी कारण हो सकता है कि बाकी इंसान नहीं आ रहे हैं बैंक से लोन लेने। रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम द इनफॉर्मल, और बाकी के बचे हुए हाफ कहाँ जाएंगे, इनफॉर्मल के पास जाएंगे, इनफॉर्मल सोर्सेज के पास जाएंगे। मोस्ट लोन फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट, जैसा कि बताया बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर, और उनका आधा हिस्सा अर्निंग का, दे हाफ पार्ट ऑफ द अर्निंग, आधा तो रीपेमेंट ऑफ लोन में ही चला जाता है। ओके, अब सोल्यूशन, अब इसका सोल्यूशन क्या है वैसी बात हम ये देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले बैंक्स, क्या पता बैंक्स ही ना हो, तो देयर शुड बी बैंक्स अवेलेबल इन ईच एंड एवरी विलेज, ये चीज़ आप लिख जरूर देना। इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लेंडिंग पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में उनको अपनी जो लैंडिंग है उसको बढ़ाना चाहिए, सो दैट द डिपेंडेंस ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूस, ताकि लोग जो इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंड हो रहे हैं वो थोड़ा कम हो सके। Formal sector loans need to expand and it is also necessary that everyone receive this loan. अब जो फॉर्मल सेक्टर लोन्स हैं उनको एक्सपैंड होना चाहिए। एक्सपैंड का मतलब यही है कि हर एक गांव में बैंक होना चाहिए, एंड ऑल्सो जो है आप ये भी लिख सकते हो, बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो डॉक्यूमेंटेशन, जो पेपर वर्क है, इट शुड अवेलेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश और हिंदी दोनों। ओके, अब हम बात करेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर कोई आरबीआई इन सब के बाद आता है, फॉर्मल इनफॉर्मल के बाद, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये पुअर की मदद करने के लिए होता है। कुछ लोग गांव के क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसका नाम है SHG। ठीक है, पेपर में भी आएगा तो शॉर्ट में क्या पता SHG लिखा हुआ आ सकता है। तो लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का फॉर्म करते हैं और उसमें वो खुद की सेविंग्स इकट्ठा करते हैं, सेविंग्स इकट्ठा करते हैं, और फिर जिस भी इंसान को जब भी लोन चाहिए वो उसको लोन दे देते हैं एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे, बहुत अच्छे इंटरेस्ट पे वो लोन देते हैं, और फिर बाद में उस जब चाहे उनका जो जिस इंसान को उन्होंने लोन दिया वो वापस कर सकता है। तो अब होता क्या है, बस ये पॉइंट्स आपको दिमाग में अभी देखो। पुअर हाउस होल्ड डिपेंड अपॉन द इनफॉर्मल सेक्टर, ये चीज़ हमने देखी कि जो गरीब घर के लोग होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड, कितना 85 या 83% लोग
किस पे डिपेंड है? 85% लोग जो पुअर हाउस होल्ड के वो इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट है। बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन द रूरल इंडिया, देयर इज एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल, और कोलेट्रल की भी एब्सेंस है। अब भाई अगर मैं लोन लेने जा रही हूँ तो मैं बैंक को क्या कहूँगी? अब एक गरीब इंसान जिसके पास ना घर है, बस एक छोटी सी ज़मीन है, तो उसके पास तो कोई कोलेट्रल ही नहीं है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल ऐसा भी होता है। बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एनीवेयर, बैंक्स कहीं भी नहीं है। गेटिंग अ लोन रूरल एरिया में गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज। ये भी चीज़ है, बिकॉज देर इज़ अ टू मच पेपर वर्क, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि बैंक से लोन लेना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी माथापच्ची होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है। ये आप लिख सकते हो, ड्यू टू द पेपर वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन। Absence of collateral is one of the major aspects which prevents the informal lenders known as both personally and hence are often willing to give the loans without the collateral. अब जैसे किसी इंसान के पास कोलेट्रल नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, व्हीकल नहीं है, घर नहीं है, तो क्या होता है कि वो एक इनफॉर्मल लेंडर के पास जाता है, एक ज़मींदार के पास जाता है। ज़मींदार बोलता है कोई बात नहीं, ज़मींदार क्या करता है, उनको लोन दे देता है बिना किसी कोलेट्रल के, वो उनको लोन दे देता है और बोलता है बदले में बस तुम्हें कुछ नहीं करना, मेरे ज़मीन पे काम करना। और जब वो किसान उनकी ज़मीन पे काम करता है, ठीक है, बिना पैसे के, वो बोलता है कि बस तुम्हें बिना पैसे के मेरी ज़मीन पे काम करना है, ओके, तो और उसमें से जितना प्रॉफिट आएगा उसमें से मैं थोड़ा सा तुम्हें दे दूंगा और बाकी वो खुद रख लेता है। तो ये चीज़ होती है। ऑर्गेनाइजिंग पीपल इनटू द सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ नेसेसरी। मैंने बोल दिया था कि क्या करता है ज़मींदार, बोलता है कि बिना पैसे के, बट ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है, क्योंकि क्या पता देयर इज चांसेस भी होते हैं कि क्या पता वो फार्मर पैसा वापस लौटा दे, ठीक है, उसको उसके लैंड पे काम करने की ज़रूरत ना पड़े। ऑर्गेनाइजिंग पीपल, बट ये बहुत लक बाय चांस होता है, ऐसा हर टाइम नेसेसरी नहीं है, इसलिए बैंक्स पे जाना हर एक रूरल इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजिंग पीपल इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ नेसेसरी, इसलिए नेसेसरी है। अब यहाँ पर तो हमने सिर्फ इतना बताया है कि क्यों सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, मतलब मजबूरी में क्यों ये बनाना पड़ा, क्यों ऐसा बनते ये ग्रुप्स बनते हैं, देखने को मिलते हैं इन सब कारणों की वजह से। और ये सब पूछे ही जाते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो, क्यों एक रूरल इंसान, एक रूरल पीपल, एक गांव का आदमी बैंक से लोन नहीं ले पाता है। क्योंकि पहली बात तो दे ऑलवेज डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि बैंक्स प्रेजेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है, एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल, ये 3 रीज़न तो होने ही चाहिए। अब हम बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की। ये कुछ वुमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये वुमेन कुछ इकट्ठा होती हैं और अपना पैसा इकट्ठा करती है, और जब भी किसी वुमेन को इनमें से कभी भी ज़रूरत पड़ती है, वो वुमेन इसमें से इनको पैसा दे दिया जाता है, एक इंटरेस्ट पे दिया जाता है और कभी भी वो इंटरेस्ट लौटा सकती है, ठीक है। अ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मीटिंग इन गुजरात में। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ द पुअर पीपल, ये गरीब लोगों का थोड़ा सा ग्रुप होता है। दे कलेक्ट देयर सेविंग एंड सॉल्व द ईच अदर्स प्रॉब्लम बाय गिविंग द मनी एट अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। मेंबर ऑफ SHG फेस द प्रॉब्लम्स, सिमिलर प्रॉब्लम्स, उनको भी सेम प्रॉब्लम्स होती है। दे हेल्प ईच अदर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। दे कलेक्ट, दे हैव द स्मॉल सेविंग्स अमंग द मेंबर्स, और उसी को वो प्रमोट करते हैं। अब सोचो कि एक गरीब इंसान, ठीक है, नहीं जा पा रहा था बैंक तक, क्योंकि उसके पास उसको बैंक लोन नहीं दे रही थी, बोली तुम्हारे पास क्या है, हम तुम्हें क्यों लोन दें, ठीक है, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो अब बैंक जो है एक इंसान को लोन नहीं देगी, लेकिन एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को तो लोन देगी। तो इसलिए क्या होता है कि एज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप को आसानी से लोन भी मिल जाता है। अभी आप ये भी पॉइंट अभी देखोगे। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। मेंबर्स कैन टेक अ स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट द नीड। मेंबर्स लोन भी ले सकते हैं, ठीक है, ताकि उनकी खुद की ज़रूरतें पूरी हो सके। ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन देयर लोन, बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेस। ग्रुप्स क्या करती है, मैंने अभी बताया था, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ये लोग भी, कि तुम ये पैसे ले लो पर मुझे इतने इंटरेस्ट के साथ वापस कर देना। सेल्फ हेल्प ग्रुप को इतने इंटरेस्ट के साथ तुम्हारा लोन वापस चाहिए। बट फ़ायदा क्या है फिर? फ़ायदा ये है कि जो ये SHG होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये बहुत कम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। जो मनी लेंडर चार्ज करते हैं वो बहुत हाई होता है, ये थोड़ा कम होता है, इसलिए तो इसको इनफॉर्मल सोर्स में नहीं डाला गया है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक अलग कैटेगरी है। आफ्टर ईयर और 2 इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग इट बिकम्स एलिजिबल। अगर 1 या 2 साल तक, मैंने बताया ना कि बैंक लोन दे देती है, तो अगर 1 या 2 साल तक ये सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छे से सेविंग कर रहा है, लोगों को लोन भी दे रहा है, लोग वापस भी कर रहे हैं, तो ये एलिजिबल हो जाते हैं फॉर अवेलिंग द लोन्स फ्रॉम द बैंक। फिर तो इनको बैंक से भी लोन मिलने लग जाता है। तो ये दिखाता है व्हाट इट शोज, व्हाट द कंक्लूजन। तो ये होता है कि एम्पावरमेंट ऑफ मेंबर्स, कितनी मेंबर्स में पावर है,
डिसीजन टेकिंग पावर एंड अकाउंटेबिलिटी, ये सब शो करता है। डिसीजन टेकिंग पावर, वो बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी, बिलीव करते हैं, स्पेशली बैंक्स बिलीव नहीं करते, ठीक है, बट ये लोगों को बिलीव करके जो है लोन देते हैं। ओके, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन राइटिंग ऑफ सोशल इशूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस। ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन राइटिंग सोशल इशूज। ये सब इकट्ठे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब पे काम करते हैं। हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, एंड दे हेल्प द पीपल बाय देयर सेविंग्स, विद देयर सेविंग्स। अब यहाँ पर क्या है कि एक जो मोहम्मद यूनुस प्रोफेसर हैं, इन्होंने ग्रामीण बैंक खोला था बांग्लादेश में। अब इन्होंने क्या लिखा है, इफ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर एप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल। अगर हम एक गरीब इंसान को लोन देते हैं, अगर हम गरीब इंसान को हम लोन दे दें, ठीक है, और ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन में दे जो उसके लिए अप्रोप्रिएट हो, ठीक है, तो these millions of small people with their millions of pursuit can add up to create the biggest development wonder। तो ये इतने जो मिलियंस ऑफ छोटे छोटे लोग हैं ना, ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, मतलब बहुत कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत ही उभर के आ सकते हैं। दे हैव द बिगेस्ट डेवलपमेंट वंडर, दे कैन बी कंसिडर्ड एज बिगेस्ट डेवलपमेंट वंडर। एंड इनका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। इनके लिए इनको नोबेल प्राइज फॉर पीस भी दिया गया था। इट वॉज स्टार्टेड बाय द प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, द फाउंडर ऑफ द ग्रामीण। इनके बारे में आपको पूछा जा सकता है, तो बस ये 3 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। ये आपको इतना नहीं देखने की जरूरत है, इसको आपने समझ लिया बस। अब आपको यहाँ पर देख लो, इट वॉज स्टार्टेड बाय ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। किसने स्टार्ट किया था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने स्टार्ट किया था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज फॉर पीस भी मिला था। 1976 में इन्होंने एक छोटे से प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली बात है, कोई भी इंसान शुरुआत करता है तो वो, कुछ लोग एकदम बड़े पैमाने पे भी करते हैं, बट इन्होंने एक स्मॉल प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया था ग्रामीण बैंक इन 2018, और 2018 में इसके 9 मिलियन मेंबर्स बन गए, ठीक है। और ये टोटल 81,600 विलेजेस में स्प्रेड है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के 81,000 गाँव में स्प्रेड है। ऑलमोस्ट ऑल बोरोवर्स आर वुमेन, और इसकी जितनी बोरोवर्स है, मतलब लोन की जितनी ज़रूरत पड़ती है उसमें से मैन और वुमेन में से वुमेन है, एंड बिलोंग टू पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और वो वुमेन सोसाइटी के बहुत ही पुअरेस्ट सेक्शन से आती हैं। बट अच्छी बात ये है कि इनको बहुत आसानी से लोन मिल जाता है, ठीक है। एंड ये जो है बैंक की तरह नहीं है। बैंक क्या करते हैं, दे डू नॉट बिलीव ऑन द पीपल, ठीक है, बट यहाँ पर पीपल पे बिलीव किया जाता है, लोन दे दिया जाता है, फिर ये वुमेन वापस जो है उनको लोन वापस कर देती हैं। तो 9 मिलियन मेंबर्स हैं इसके, 81,600 विलेजेस में स्प्रेड है, ठीक है, इंडिया में नहीं, बांग्लादेश में, याद रखना। तो इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको कौन सा चैप्टर चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो आई होप आपको नोट्स अच्छे लगेंगे, एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। बट आई ऑलवेज से, जब तक आप खुद से आप सारे नोट्स को पढ़ो, एंड नहीं समझ आया तो वीडियो को बार बार देखो, क्योंकि लिसनिंग की पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है कुछ लोगों की। तो आप सुनोगे बार बार तो वो चीज़ें याद होगी, एंड जब एक बार खुद से पढ़ोगे तो वो एकदम स्ट्रांग आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रहेगा। दिस वॉज मनी एंड क्रेडिट चैप्टर फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच।